हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4। और यहाँ पर हम देख चुके थे कि कैसे जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनको भी अपनी ऑटोनॉमी थी अपने कम्युनल अफेयर्स वगैरह करने में। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो चैप्टर है वो क्या कहता है कि जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन था या यूनिफिकेशन था वो इतना इजीली नहीं हुआ था अरब के ट्राइब्समैन में। जैसे हमने क्या देखा कि सारी ट्राइब्स को मिला के एक पूरी कम्युनिटी खड़ी हो गई, इस्लाम कम्युनिटी। पर ये क्या इतना आसान था? आप ये समझिए, कोई एक कम्युनिटी है, वो एक पर्टिकुलर गॉड को मान रही है, पूरी कम्युनिटी जिसके अंदर 1000, 2000, 10,000, 15,000 लोग हो सकते हैं। दूसरी कम्युनिटी ऐसी है, तो ऐसी मानिए सैकड़ों कम्युनिटी और सबके अपने भगवान है। तो कोई क्यों अपने गॉड को छोड़ के एक दूसरे के गॉड पे बिलीव करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ उतनी इजी तो नहीं रही होगी जितना इजी ये दिखती है। अब जैसे जैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन होने लगा, जो यूनिटी थी उम्मा की, उम्मा कौन होते हैं? जो अल्लाह में बिलीव करते हैं, बिलीवर्स ऑफ अल्लाह, वो थ्रेटन हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज थे या जो ऑफिसेस थे, ऑफिसेस इन द सेंस कि जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस थी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अब किस तरीके से हो। क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे, ऑफिसेज भी लिमिटेड थे, लोग लगातार बढ़ते हुए जा रहे थे। अब जो रूलिंग क्लास है अर्ली इस्लामिक स्टेट की, उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कुरैश थे मक्का के, वही थे। अब कुरैश जो थे वो कौन थे? जो बिलीवर थे मक्का के, यानी कि कुरैश वही वाले ट्राइब्समैन थे जिसमें मोहम्मद प्रॉफिट इन्वॉल्व थे। तो शुरू के टाइम पे तो जो सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, जो रूलिंग क्लास थी, वो कौन थी? वो कुरैशीज ही थे जो मक्का के अंदर रहते थे। अब जो थर्ड कैलिफ है उत्तमन, वो भी कुरैश था। अब जो ये कुरैश हैं वो क्या करते थे? जो जैसे कि उत्पन्न का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो उन्होंने क्या करा कि अपने जो मेन थे, अपने जो सोल्जर्स थे, उन्हें ज़्यादा कंट्रोल के अंदर लगा दिया कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कंट्रोल करो, कि ठीक है कोई चीज़ें ब्रेक ना हो जाए। अब इससे क्या हुआ कि जो कॉन्फ्लिक्ट था वो और बढ़ने लग गया, क्योंकि लड़ाइयाँ तो पहले भी थी, कॉन्फ्लिक्ट्स पहले भी थी, लेकिन अब वो चीज़ें क्या हो गई थी, एग्जैक्ट सामने आ गई थी बिल्कुल, कि ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। अब जो अपोजिशन था इराक में और इजिप्ट में, उन सब लोगों ने मिलके अपना अपोजिशन किसके साथ मिला लिया? मदीना के साथ मिला दिया। और इन सब ने मिलके जो उत्तमन है उनको मरवा दिया, जिससे क्या हो गया कि उत्तमन जो थे उनकी डेथ हो जाती है। उत्तमन की डेथ के बाद अली जो थे वो फोर्थ कैलिफ, यानी कि जो चौथे खलीफा थे, अली बने थे। अब जो रिफ्ट्स हैं, जो मुस्लिम्स के अंदर लड़ाइयाँ चल रही थी, गहराइयाँ जो उनकी लड़ाइयों में चल रही थी, वो और भी ज़्यादा गहरी हो गई जब जो अली थे उन्होंने 2 वॉर लड़ी। किसके साथ लड़ी थी? जो ये हमारे पहले के लोग थे उनके साथ, या जो लोग थे जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को गलत बताते थे, उनके साथ। तो 2 वॉर लड़ी थी जिसने मक्का की एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट किया था। जैसे अली ने क्या करा था, उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को कूफा में, और उन्होंने डिफीट कर दिया, हरा दिया एक आर्मी को। और उस आर्मी को जिसने वार किया था, उस आर्मी की लीडर थी मोहम्मद की वाइफ आयशा। और जिस वॉर में इन्होंने आयशा को हराया था अली ने, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ कैमल। अच्छा, इसको बैटल ऑफ कैमल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आयशा थी वो कैमल पे चढ़ के लड़ने के लिए गई थी। और जब आयशा को इन्होंने हरा दिया था, तो उन्होंने आयशा को कुछ करा नहीं था, उन्हें वापस जाने की इजाज़त दे दी थी मदीना में। अब जो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर भी जो अली थे उन्होंने वो सप्रेस नहीं कर पाए थे। एक जो लड़ाई थी, जो किसके द्वारा लड़ी गई थी? मुआविया के द्वारा। और जो सेकंड बैटल था, उसकी वजह से ये जो सारी लड़ाइयाँ थी, इसकी वजह से जो अली थे उनकी भी डेथ हो जाती है। अब अली को कौन मरवाते हैं? अली को मरवाते हैं, खरजीज मरवाते हैं। कहाँ पे? कूफा के ही एक मॉस्क्यू में, कूफा के ही एक मस्जिद में। उनकी डेथ के बाद जो इनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इनके बेटे को कहा कि आप जो है आप इसके डिसेंडेंट बनेंगे, आप ये सारी कमान संभालेंगे। तो उनके सन का क्या नाम था? हुसैन था, जिन्होंने ये सारी कमान संभाली थी। अब जो मुआविया था, उसने क्या करा, उसने अपने आप को अगला खलीफा डिक्लेयर किया था 661 में, और उसने उम्मय्यद डायनेस्टी बनाई थी।
अब जो इन सारी लड़ाइयों में मेन जो पॉइंट आता है वो उम्मयाद का ही होता है, क्योंकि इस बीच में इन सालों में बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो चुकी थी, टूट चुकी थी, जिसकी वजह से दिक्कतें क्या थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो अब उमैयाद का बेसिक फोकस क्या था? उमैयाद का बेसिक फोकस ये था कि वो अपनी टेरिटरी को फिर से एक्सपैंड करेगा, जो कंट्रोल है उसको क्या करेगा, फिर से बरकरार करेगा। ठीक है, तो उमैयाद और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसी, जहाँ पे भी उमैयाद का नाम आता है, उन्होंने क्या करा है, सब पॉलिटी जो है, सारा पॉलिटिक्स है या सारी जो चीज़ें, उसको सेंट्रलाइज किया है, रूल एक जगह पे फिक्स किया है। अब जो कनकेस्ट है लार्ज टेरिटरीज का, उसने क्या करा, जो उस समय का खलीफा सिस्टम था, कैलिफेट सिस्टम था जो मदीना में बेस्ड था, उसको हटा दिया। और उमैयाद ने क्या सोचा कि जो ये आपके सारी चीज़ें हैं, ये तभी जो है कंट्रोल में रह सकती हैं जब ऑथोरिटेरियन पॉलिसी जो है वो बढ़ा दी जाए। अब ऑथोरिटेरियन पॉलिसीज क्या थी कि ऐसा नहीं है कि आप सबको सब काम करने की इजाज़त दीजिए, आपको पर्टिकुलर इजाज़त रहेगी, बट आपको पूरा कंट्रोल में किसके रहना पड़ेगा, इस्लाम के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। अब जो उमैयाद से उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने पॉलिटिकल मेजर्स इम्प्लीमेंट किए, जिसकी वजह से उनकी जो लीडरशिप थी वो क्या हो गई, लीडरशिप भी अब कंसोलिडेट होने लग गई। लाइक ऐसा नहीं है कि हर गली का कोई भी आके अपने आप को लीडर कह सकता था, अब देर वॉज ओनली वन लीडर। अब जो फर्स्ट उमैयाद कैलिफ हुए थे, उनका नाम क्या था, मुआविया। अब उमैयाद जो थे वो कोई इंसान नहीं थे, उमैयाद वॉज एक तरीके से एक प्लानिंग कह लो आप, एक ग्रुप कह लो, एक सोच कह लो, एक पॉलिटिकल थिंकिंग। तो उमैयाद के फर्स्ट खलीफा कौन हुए, मुआविया। उन्होंने अपना कैपिटल को दामस्कस में मूव करा दिया, और उन्होंने क्या अडॉप्ट किया कि जो कोर्ट की सेरेमनीज, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं जो बाइजेंटीन एम्पायर में होते थे, अब वो दामस्कस में हुआ करते थे। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, हेरिडिटी सक्सेशन। इसका मतलब क्या है कि जो बेटा होगा वो आगे चल के वो खलीफा सिस्टम संभालेगा, या फिर उनका जो बेटा होगा वो ऐसा करके। तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि जो उनका सन होगा, उनका जो बेटा होगा, वो उनका अगला वारिस होगा। अब जो ये इनोवेशंस थे, इसको जो आगे आने वाले खलीफास थे उन्होंने फॉलो किया, ऑफ कोर्स सी बात है। और जो उमैयाद्स थे लगभग 90 साल तक पावर में रहे थे। उसके बाद जो अब्बासिड्स थे वो 200 साल तक। अब्बासिड्स के बारे में, इसका अगला टॉपिक जो है उन्हीं के बारे में, कि कैसे वो सारी चीज़ें जो थी वो मैनेज हुई थी। अब जो उमैयाद स्टेट था वो अब इम्पेरियल पावर बन चुका था। इम्पेरियल पावर मतलब एक तरीके से जहाँ पे जो किंग है उसी का राज चलेगा, तो इम्पीरियल पावर था। और ये डायरेक्टली इस्लाम पे बेस्ड नहीं था, एक तरीके से इसने पूरी कंट्री इस्टेब्लिश कर दी थी, कंट्रीज इस्टेब्लिश कर दी थी, जिसके अंदर सीरियन ट्रूप्स के लोग भी थे, उसके अलावा क्रिश्चियन एडवाइजर्स भी थे, ज़ैरोस्ट्रियन स्क्राइब्स भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी दूसरे किसी बिलीफ के थे। लेकिन इस्लाम किस पावर में रहा था कि कोई भी रूल को अगर लेजिटिमेसी प्रोवाइड करानी है, किसी भी रूल को अगर पास करना है, तो आपको उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। जैसे अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें आज के समय में इंडिया में, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बेसिकली वो रूल बनाते नहीं हैं, ना ही वो कोई चीज़ बता रहे हैं, बट जो भी रूल बन के आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% आप मान लो, प्रेसिडेंट के साइन के बिना वो रूल अप्लाई हो ही नहीं सकता है। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लाम, आप समझ सकते हैं। सो जो उमैयाद्स थे वो उन्होंने हमेशा क्या अपील करी थी कि पूरी जगह यूनिटी रहनी चाहिए, और जो रिबेलियंस होते थे, जो इस्लाम के नाम पे लड़ाइयाँ होती थी, उनको वो रोकने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने अपनी अरब की सोशल आइडेंटिटी थी उसे भी कंटिन्यू रखा था। अगर हम राज की बात करें अब्दुल मलिक की और उनके सक्सेसर्स की, तो उन्होंने भी इस्लामिक आइडेंटिटीज़ को स्ट्रांगली अपने साथ रखा था। उन्होंने जो था अपनी लैंग्वेज अरेबिक रखी थी, एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामिक रखा था, कॉइन्स उन्होंने इस्लामिक रखे थे। और कॉइन्स की अगर हम बात करें तो गोल्ड दिनार और सिल्वर दिरहम जो थे वो इनके सिस्टम में थे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, गोल्ड दिनार और सिल्वर दिरहम ने, ये बाइजेंटाइन और ईरानियन कॉइन्स को इन्होंने क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। इसके अंदर सिंबल्स थे फायर ऑल्टर्स के, और उसके अलावा और भी कुछ सिंबल थे, ईरान की लैंग्वेज इनके इंस्क्रिप्शंस में थी। उसके अलावा अगर हम बात करें, अब्दुल मलिक ने क्या बनवाया था, ये डोम बनवाया था। सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़।
तो ये जो डोम है, रॉक का डोम है, ये रॉकी माउंट पे बना था और वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क है ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का। इसके अंदर ये इन्होंने कहाँ बनाया था? जेरूसलम में बनाया था, जो चीज़ ये बता सके कि जेरूसलम जो है उसके अंदर भी मुस्लिम प्रेजेंस है। और उसके अलावा ये किस बिलीव से कनेक्टेड था? ये एक नाइट जर्नी जो थी प्रॉफिट की हेवन तक की, यानी कि मिराज तक की, वो यहीं से हुई थी। तो इस तरीके से इससे कनेक्टेड था। अब अब्दुल मलिक का कॉइनेज रिफॉर्म आप देखें तो ये देखिए, ये कॉइन्स बनवाए थे उसने। इसके अंदर उन्होंने अपनी तस्वीर एक तरीके से बनवाने की कोशिश करी थी। अपनी तस्वीर नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हो प्रॉपर जो अरब लुक था, प्रॉपर इस्लाम लुक था। वो हाथ में स्वॉर्ड थी, उसके अलावा इन्होंने वाइट पूरा प्रॉपर गाउन था और इन्होंने अपना नाम भी यहाँ पर लिखवाया था, अब्द अल मलिक। ये देखिए, ये अगर हम देखें बाइजेंटाइन गोल्ड, ये इस तरीके से दिखता था। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ के एम्परर थे हेराक्लियस और उनके 2 सन की फोटो है यहाँ पे। और ये उसके बाद जो रिफॉर्म्ड दिनार था, धीरे धीरे जो बेटर होना शुरू हो गया था कि जो पैसे थे जब इसके यानी कि इनके बाद जो सिक्के आए थे उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो इसके ऊपर क्या लिखा था कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड ही हैज़ नो पार्टनर, कि अल्लाह के सिवा कोई और भगवान नहीं है। सो इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।